जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों ही पेपर के जो एडिटोरियल्स है उनका हम एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम यहाँ पर 11 जनवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। मैं हूँ मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए और वीडियो अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का इंपॉर्टेंस देखना है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें मैंने जो जीएस पेपर 2 है, मतलब जो पॉलिटी है यूपीएससी मेंस 2020 का, उसका एनालिसिस किया है। और जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर हमने देखा है, खासकर जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसके साथ। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से रहनी चाहिए उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस जो है उस पेपर पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कौन से आर्टिकल्स खास है आज। तो यहाँ पर पहला अगर हम देखते हैं तो फार्म प्रोटेस्ट बिग पिक्चर। तो यहाँ पर फार्म प्रोटेस्ट जो चलती आ रही है, जो फार्म एक्ट आए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो आर्टिकल है वो देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल पर हम नज़र डालेंगे। और ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आर्टिकल भी जो फार्म एक्ट है उसके ही बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों को मर्ज करके हम एक प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो तैयार करेंगे, जिससे कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसी के साथ हम एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है उसे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर नेशन वाइड पावर आउटेज जो है ये देखने को मिला है पाकिस्तान में। इसके क्या क्या कॉजेस रहे हैं, क्या इफेक्ट रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री। तो देखिए क्या होता है न्यूज़पेपर में, खासकर अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई होती है, लेकिन अगर हमें यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज का रहना ज़रूरी है। और नॉलेज जो इंडिया से रिलेटेड हो। और अगर आपने न्यूज़ प्रॉपर तरीके से फॉलो की है तो आपको याद होगा मोदी जी ने जब कहा था कि कुछ टाइम के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद करके दिए लगाया जाए पेंडेमिक के टाइम पे, अगर आपको याद होगा, तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही थी। अब कास्केडिंग इफेक्ट आप बोलोगे ये तो जीएसटी के टाइम पर हमने सुना था, लेकिन जब मोदी जी ने ये कहा था कि पावर ग्रिड बंद कर दी जाए, उस टाइम पर भी इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें सुनाई दे रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसमें जो कॉज रहा है उसके पीछे पावर फेलियर रहा है, जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो भी हमें देखने को मिला है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तभी वीडियो का फायदा होगा। उसी के साथ यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो है कोची टू मंगलुरु यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये खासकर प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज, तो जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पर जो फार्म लॉ है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम देखने ही वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपन क्लासरूम जो पेंडेमिक है उसके वजह से क्लासरूम्स बंद हुए उसके बारे में बात की जा रही है। अभी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियाज़ न्यू डील मूवमेंट, तो देखिए ये वाला जो आर्टिकल है इसमें से हमें के शेप्ड रिकवरी जो है ये देखने को मिलती है। तो के शेप्ड रिकवरी क्या है, इसके लिए हम ये आर्टिकल देखेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने ही वाला है, तो इसलिए इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं वैसे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बजट में आएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे में आएगा वही ऑथेंटिक रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्टीरियोटाइप यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब जो दलित्स है फिल्म मेकिंग में, जो फिल्म मेकर्स है वो इमेज जो है दलित की वो एक स्टीरियोटाइप यहाँ पर बनाकर रख रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए अगर देखा जाए तो ये हमारे जीएस पेपर 4 के लिए काम आ सकता है, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अमेरिकाज ब्रोकन डेमोक्रेसी, अगर आपको याद हो तो जीएस पेपर 2 जो 2020 की यूपीएससी मेंस हुई है उसमें जो जुडिशियरी है यूके और इंडिया की उसे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है अमेरिका और इंडिया की, उसे भी यहाँ पर कंपेयर हम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे यूएसए एंड इंडिया की जो डेमोक्रेसी है
उसका कंपैरिजन जो है वो बताइए, मतलब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो है उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो लास्ट हमने लेक्चर देखा हुआ है, ये वाला जो लेक्चर है, इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जो आप कमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कमेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप ही का फायदा होता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए और इसमें ज़रूर बताइए आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो है यूएसए और इंडिया के डेमोक्रेसी में किस तरीके से देखने को मिलता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। जब हम बात करते हैं द हिंदू की, तो उसमें हमें यहाँ पर वैक्सीन जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र हॉस्पिटल में जो न्यूबॉर्न डेथ देखने को मिले हैं क्योंकि जो फायर है वो हुआ है। तो अब अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है हमारे यहाँ पर, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एएमयू में, यहाँ पर स्पीचेस जो है वो दिए गए हैं मोदी जी के द्वारा, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो डिटेल में काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम देखेंगे। यहाँ पर इजी मनी रेजिम, यहाँ पर फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है, तो इस पर हम वक्त ज़ाया करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल विस्टा, एग्जीक्यूटिव कैप्रिस, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें अभी एट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चलती रहने वाली है ना। तो इस तरीके से हमें टोटल एडिटोरियल्स आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक एक करके हम सभी आर्टिकल जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक MM एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी जो है वो चल रहा है, और भी अभी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए पहले आर्टिकल पर आते हैं, फार्म प्रोटेस्ट बिग पिक्चर। तो ये हमारे GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो UPSC CSE GS पेपर 2 है, उसमें क्वेश्चन आया है मेंस में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना, इल्यूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट्स। मतलब आप सोचिए कि कितने करीब का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। हाल ही में पास हुआ है, यहाँ पर रिसेंटली पास्ड बोला गया है, तो मतलब जो पास हुआ है अभी हाल ही में हुआ था और वो आपको मेंस में देखने को मिल रहा है। मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं, इस पर भी आप नज़र डालिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब इसी पर बेस्ड एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि दो द फार्म्स एक्ट, यहाँ पर टफ नहीं, दो, है ना, दो द फार्म्स एक्ट इज इंटेंडेड टू सॉल्व मेनी फार्मर्स प्रॉब्लम, बहुत सारे जो फार्मर्स प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है फार्म्स एक्ट के द्वारा, लेकिन स्टिल देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स द फार्मर्स फेस विच आर नीड टू बी फोकस्ड। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं और उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इस पर कमेंट करना है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ज़रूर लिखिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फार्म्स जो एक्ट है उसके बारे में अगर नहीं पता है आपको, तो ये स्पेशल वीडियो उसके लिए अवेलेबल है और इसमें मैंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। 25 मिनट में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन, तीनों एक्ट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सिस्टम में, तो प्रोडक्शन जो है क्रॉप का ये लूप साइडेड है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कीव्ड है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर व्हीट और राइस जो है जितनी हमें ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मर्स है कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, लेंटिल्स की, वेजिटेबल्स की, तो उनका जो प्रोडक्शन है जितना रिक्वायर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो गैप यहाँ पर पैदा हो रही है इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो प्रोक्योरमेंट भी है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो व्हीट और राइस को इजीली प्रोक्योर कर लेती है। मतलब अगर फार्मर्स को बेचने नहीं मिलता है व्हीट और राइस, अगर मार्केट में उनको कम प्राइसेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो इजीली खरीद लेती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें फार्मर्स को काफ़ी मतलब तकलीफ होती है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर साइंस, मॉडर्न मशीन, सैटेलाइट इमेजेस, ये ना, इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो काफ़ी कम किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमें ये सारी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा।
है ना। अब धीरे धीरे हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जो फार्म्स एक्ट है उसने क्या अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है फार्म्स एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स है कैसे सॉल्व किए गए हैं उस पर जाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है ना। इरिगेशन जो है उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, काफ़ी स्कीव्ड है, हमें हर जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। ये सब सुधारेगा कौन, आगे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पैडी और व्हीट फार्मर जो है ये लिटिल और नो रिगार्ड फॉर द डिमांड एंड सप्लाई साइकिल, मतलब यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई साइकिल होती है कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा प्राइजेस मिलेंगे, डिमांड अगर कम है तो उनको कम प्राइजेस मिलेंगे। इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल होता है मार्केट में, उससे कोई लेना देना नहीं है फार्मर्स को व्हीट और राइस के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर परचेस कर लेती है प्रोड्यूस, है ना। इसे डिमांड हो या ना हो गवर्नमेंट जो है वो तो खरीदने ही वाली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो है ये आइडल फार्म प्रैक्टिस नहीं है। बेसिकली फार्म प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीज़ें हैं वो बदलनी चाहिए। अब यहाँ पर डिमांड हो या ना हो गवर्नमेंट लेनी वाली है, तो यहाँ पर फोकस किस पर किया जा रहा है, फोकस सिर्फ राइस और व्हीट पर किया जा रहा है ना। फार्म और अलाइड सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 17% ऑफ आवर जीडीपी। हमारी जो जीडीपी है उसका सिर्फ 17% जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है फार्म और अलाइड सेक्टर का। लेकिन उसमें अगर देखा जाए पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व है, 60% पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व होती हुई हमें देखने को मिलती है। ये जो डेटा होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लिखते हो तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ यूएसए हैज़ मोर कल्टिवेबल लैंड देन अस, मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए जहाँ पर फार्मिंग हो रही है सिर्फ यूएसए के वहाँ पर ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड है। हमारे यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है तो कल्टिवेबल लैंड जो है जहाँ पर हम उगा सकते हैं अनाज, वहाँ पर सिर्फ यूएसए जो है उसके पास ज़्यादा लैंड है, और वो 4 टाइम्स लेस हम उनसे उगा रहे हैं। समझ रहे हो आप, मतलब सोचिए आप कि सिर्फ यूएसए जो है उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, हमसे ज़्यादा लैंड है, लेकिन फिर भी हम 4 टाइम कम उससे उगा रहे हैं, 4 टाइम लेस क्रॉप्स देन द यूएसए। चाइना जो है उसके पास लेस एरिएबल लैंड है हमसे, लेकिन फिर भी जो प्रोड्यूस है वो 3 टाइम ज़्यादा है हमसे। तो मतलब आप सोचिए कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं तो क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं तो क्वांटिटी का प्रॉब्लम होगा, है ना, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 40% हमारे जो एरेबल लैंड है वो यहाँ पर डिग्रेडेशन पर है, इनफर्टिलिटी पर हमें देखने को मिल रही है ना। इसलिए क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट क्रॉप जो है वो कम उग रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ जो कैपेसिटी है उसकी काफ़ी कम हमें क्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एरेबल लैंड कंसिडर कर रहे हैं। ये वाली जो एरेबल लैंड है यहाँ पर हम उगा रहे हैं, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिएंट है वो भी यहाँ पर खस्ते होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी यहाँ पर हमें चिपिंग अवे एट कल्टिवेबल लैंड, तो काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। मॉनसून रेन जो है वो फ्लड लेकर आ जाता है, या फिर जो ड्रॉट है वो लेकर आ जाता है। मतलब जहाँ जितनी हमें बरसात चाहिए, जितना हमें पानी चाहिए, उससे एक तो बहुत ज़्यादा आ जाता है या तो फिर आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या चल रही है। इरीगेशन फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल नहीं है। हमारा जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी काफ़ी आउटडेटेड है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर टेबल जो है काफ़ी डिप्लीट होती जा रही है, वाटर टेबल पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर है, मतलब जो हमारे नए फार्म एक्ट देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो इसका दुरुपयोग करेंगे, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो क्या हमें कोई एग्जांपल ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है और सब अच्छा चल रहा है? तो हाँ, यहाँ पर आईटीसी का एनुअल फार्मिंग सेक्टर जो है उसका टर्नओवर 7.5 थाउजेंड करोड़ है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसके द्वारा सारी चीज़ें की जा रही है, जिसको ई चौपाल कहा जा रहा है। ई चौपाल स्कीम 40 लाख फार्मर जो है उसके अंडर में लेकर आए हैं। कंपनी यहाँ पर एम कर रही है कि 1 करोड़ मार्क जो है ये सून यहाँ पर हिट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट प्लेयर्स है, लेकिन कोई भी एक्सप्लॉयटेशन का केस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉपर रिलेशनशिप के साथ, निगोशिएशन के साथ सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की जा रही है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फार्मर्स एक्ट लाए गए हैं इसके तहत यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइवेट प्लेयर्स अगर आते भी है तो यहाँ पर ये सब सुधारेगा कौन, यहाँ पर हम, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो इरिगेशन फैसिलिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ना। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर साइंस R&D की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए जो हम यहाँ पर पूरा देखते हैं, क्रॉप्स की निगरानी रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है कि हाँ, जो फार्मर्स एक्ट है ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करता है, उसका सोल्यूशन निकालता है, लेकिन अब भी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं।
तो वो कौन से प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं? तो प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे तो देखिए एरिया जो है अंडर द एग्रीकल्चर ये श्रिंक होता जा रहा है। देखिए क्या था, पहले एक अगर लड़का है उसने अगर यहाँ पर समझ लीजिए 10 एकड़ ज़मीन जो है वो खरीदी हुई है, ठीक है। फिर इसके 3 बच्चे जो है वो पैदा हो गए, 3 बच्चों में ये जो है वो बढ़ गई, समझ लीजिए 2 ही हुए है ना, यहाँ पर 5-5 एकड़ में वो बढ़ गई। फिर इसके जो है वो और 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। तो मतलब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, लैंड जो है वो छोटी छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है ना। इट रिड्यूस्ड फ्रॉम 159.5 मिलियन हेक्टर्स इन 2010-11 टू 157 मिलियन हेक्टर्स 15-16 में। ये जो नंबर है ऑपरेशनल होल्डिंग के, ये यहाँ पर राइज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि एक ज़मीन पर जितने लोग काम करना चाहिए पर्टिकुलर एरिया में, तो वो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन एरिया जो है वो श्रिंक हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो श्रिंक हो रही है डिग्रेडेशन की वजह से भी, है ना, जो इनफर्टिलिटी है उसके वजह से भी डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो यहाँ पर बंटवारा होता है उससे भी डिग्रेड होता जा रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर लैंड होल्डिंग साइज जो है फार्मर की वो यहाँ पर रिड्यूस होती जा रही है। मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रॉम 1.2 हेक्टर्स टू 1.08 हेक्टर्स यहाँ तक हमें आती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इंडिया हैज़ अबाउट 146 मिलियन और अबाउट 14.6 करोड़ फार्मर्स, अबाउट 86% जो है उनकी लेस देन 2 हेक्टर्स है। समझ रहे हो आप, टोटल कितने हैं, 14.6 करोड़ फार्मर्स है, और उसमें से 86% जो है उनका यहाँ पर लेस देन 2 हेक्टर्स है। आप समझ सकते हो इंडिया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में आ रहे हैं। एसएमएफ यहाँ पर आप देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑपरेट करते हैं अबाउट 47.35% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल एरिया। तो आप समझ रहे हो कितना वेग यहाँ पर हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है। अब देखिए कितना परसेंट कंट्री का वर्कफोर्स जो है एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिसेंट एस्टिमेट फ्रॉम लेबर ब्यूरो 45 इंडियाज वर्कफोर्स जो है एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें 55% ऑफ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर जो यहाँ पर लैंड ओन नहीं करते हैं लेकिन काम करते हैं वेजेस के ऊपर, ठीक है। इस तरीके के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो इंडिया का एग्रीकल्चर जहाँ पर इतनी कम हमें जीडीपी देखने को मिल रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका इतना कम हमें देखने को मिल रहा है, वो इतनी लार्ज पॉपुलेशन को कैसे सपोर्ट कर पाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे राइस, पानी का जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है, जो वाटर प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना, तो राइस को बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ राइस जो है उसी को ज़्यादा पानी लगता है, दूसरे कोई क्रॉप को नहीं लगता है? तो देखिए यहाँ पर शुगर केन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ उगाया जाता है, यहाँ पर जो डार्कर इसमें आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो थोड़ा लाइट इसमें नज़र आ रहा है वहाँ पर कम है, और जो और लाइट इसमें नज़र आ रहा है वहाँ पर और कम यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये जो मैप होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप मैप निकाल कर, अगर आपको कहीं पर आता है मैप निकाल कर अगर आप लोकेशन लोकेट कर देते हो, जैसे कि मिनरल्स के ऊपर GS1 में क्वेश्चन आया था, तो उससे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। It is said that 1 kg of sugar required about 1500 to 2000 liters while 1 kg of rice required 5000 liters। समझ रहे हो कितना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वेरिएशन है अक्रॉस द स्टेट्स वो भी हमें देखने को मिलता है। मतलब a kg of sugar produced from cane cultivated in UP consumes इतना लीटर ऑफ वाटर। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो उसका डबल लगता है ना। महाराष्ट्र में जो है वो शुगर केन कल्टीवेट होता है 4% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, लेकिन ये 70% ऑफ द इरिगेशन वाटर जो है वो कंज्यूम करता है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो वाटर टेबल है वो भी यहाँ पर डिप्लीट होती जा रही है, वाटर टेबल भी यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है, वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेयरी जो है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर है, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या, वेजिटेबल्स ये सब जो होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो फिर जो फार्मर्स है वो सिर्फ राइस एंड व्हीट पर ही क्यों रह रहे हैं, वो क्यों यहाँ पर इसे नहीं अपनाते हैं? तो जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का काफ़ी फ्लक्चुएशन रहता है। मतलब क्या है कि फार्मर्स को पता है कि अगर मैं व्हीट और राइस अगर उगाऊंगा तो मुझे नहीं करते करते गवर्नमेंट जो है वो तो खरीद ही लेगी, है ना। कितनी भी डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ने दो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो खरीदने ही वाली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रूट्स उगाता हूँ और अगर फ्रूट्स के डिमांड एंड सप्लाई में कुछ घपला हो जाए, या फिर मिल्क प्रोड्यूस के, डेयरी प्रोड्यूस के अगर डिमांड एंड सप्लाई में कुछ घपला हो जाए, फ्लक्चुएशन हो जाएगी मार्केट प्राइस में, फिर क्या होगा, फिर मुझे यहाँ पर कम प्राइजेस मिलेंगे, है ना। तो ये है मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स जो यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो करते हैं इक्वली प्रोन है टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस। यहाँ पर डेयरी कोऑपरेटिव जो है गुजरात में मिल्क यहाँ पर फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट वेरियस मीन्स के द्वारा, तो लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिस्की होता है।
अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है क्या करना चाहिए, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कंक्लूजन होता है, जो हम कंक्लूड करते हैं, तो वे फॉरवर्ड में यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए सेवरल स्टेट जो है इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर अचीव कर चुकी है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है हमारी बहुत सारे स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी लो भी है। तो बेसिकली हमें रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कि क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी वाले जो स्टेट्स है उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, उन्हें यहाँ पर बेटर सीड जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, है ना। जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर का आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, वाटर स्कैरसिटी हो रही है, जो ड्रॉट जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बेसिकली हमें सीड्स पर फोकस करना पड़ेगा। हमें जो प्रोडक्टिविटी उसे बढ़ाना पड़ेगा, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, हमें R&D जो उसमें डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। जिससे क्या होगा कि अगर जहाँ पर ड्रॉट पड़ते हैं तो ड्रॉट टॉलरेंट वेरिएंट जो है सीड्स के वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर गुड क्वालिटी सीड्स जो है प्रोडक्टिविटी को 15 से 20% एनहांस कर सकती है। जिससे क्या होगा कि जहाँ पर हम शॉर्टफॉल पड़ रहे हैं वहाँ पर हम सारी चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखो, अगर आप जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी देखते हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पर शेयर की बटन जो है वो ज़रूर दबा दीजिए। जिससे क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छी चीज़ की है। अब 2018 में अगर हम देखते हैं तो वर्किंग ग्रुप ऑफ नीति आयोग चेयर किया गया है प्रमोद कुमार, उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया था डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन टुवर्ड्स 2033। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि पॉइंट आउट दैट इंडिया विल स्टिल हैव सरप्लस इन द व्हीट एंड राइस। मतलब व्हीट एंड राइस जो है, जैसा हमने बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा हुआ है कि व्हीट एंड राइस जो है उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम यहाँ पर अभी शिफ्ट हो सकते हैं, पल्सेस बोलिए, है ना। क्योंकि जो पल्सेस है उसमें हमारा डेफिसिट रहने वाला है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जहाँ पर डेफिसिट है उसकी तरफ अगर हम फोकस करते हैं, विल हैव डेफिसिट ऑफ 5 to 7 मिलियन टन्स इन पल्सेस। तो जिस पर हम डेफिसिट होने वाले हैं उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो पल्सेस है वो हमारे न्यूट्रिएंट रिच भी है रहेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में भी हम यहाँ पर उछाल जो है वो ला सकते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। नेशन वाइड पावर आउटरीच पाकिस्तान में हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में क्यों पावर आउटरीच हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ तो है कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। उसी के साथ साथ एक मेंस से रिलेटेड इंडियन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन निकल कर आता है कि डिस्कस द चैलेंजेस इन अचीविंग द इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ पावर फॉर ऑल बाय 2022। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2021 में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि 2022 तक यहाँ पर टारगेट है और वो अचीव करना तो मुश्किल है ही। तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये यहाँ पर ऐसा, इससे रिलेटेड मतलब डायरेक्टली यही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। तो इस पर भी हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं, तो काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए कास्केडिंग फेलियर जो है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब कास्केडिंग फेलियर क्या होता है? कास्केडिंग फेलियर ये कॉमन है पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है। मतलब क्या होता है कि अगर एक आधा एलिमेंट, क्योंकि पावर ग्रिड क्या है, कनेक्टेड है, पूरे कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब अगर पावर ग्रिड जो है एक आधे एलिमेंट में अगर कोई फेलियर आ जाता है तो फिर उसका जो लोड है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब उसका लोड अगर दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाएगा, मतलब ओवरलोडेड हो जाएगा। ओवरलोडेड होने की वजह से क्या होगा, वो भी जो है वो फेल हो जाएगा। वो फेल हो गया, फिर उसके बाद दूसरा जो है उस पर चला जाएगा, वो भी फेल हो जाएगा। ऐसे करते धीरे 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 मतलब एक की गलती की वजह से सारे फेल हो रहे हैं। वही हमें यहाँ पर कास्केडिंग फेलियर देखने को मिलता है। मतलब ये क्या है, कॉमन इफेक्ट है। कॉमन इफेक्ट है जहाँ पर एक सिंगल अगर जो मशीन होगी वो अगर फेल हो रही है तो उसके बलबूते पर दूसरी मशीन पर लोड ज़्यादा आ रहा है और वो भी यहाँ पर फेल होती हुई चली जा रही है। मतलब समझ लीजिए कि आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो वो आपने दही अंडी देखी होगी। दही अंडी में नीचे जो है वो लड़के रहते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक जो है एक का पैर अगर यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा दुख गया या फिर वो निकल गया, लोगों पे प्रेशर आएगा तो एक एक करके ओवरलोड अगर हो जाते हैं तो वो भी यहाँ पर फेल होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाले धड़म 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 गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यही है कास्केडिंग फेलियर, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो है कास्केडिंग फेलियर के बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, खासकर अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में 65, फिर सदर्न ब्राज़ील में 99 में, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में 2003 में, इटली में 2003 में, लंदन में 2003 में, 2006 में यूरोपियन ब्लैकआउट हमें देखने को, तो काफ़ी सारी जगहों पर हमें देखने को मिला है। इवन इंडिया में भी 2012 में भी हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे मेन रिलेटेड क्वेश्चन पर, जो मैंने आपसे कहा था कि डिस्कस दी चैलेंजेस। यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का विजन है कि हमें पावर फॉर ऑल देना है 2022 तक, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2020 का, इसमें हमें कई सारे जो प्रपोजल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सब फ्रेंचाइजीज है उसका अपॉइंटमेंट, जो यहाँ पर एग्जॉस्टिव नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी उसका डेवलपमेंट है ना, टैरिफ यहाँ पर रैशनलाइजेशन उसका करना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसके तहत हम 2022 तक जो पावर है वो सभी जगहों पर पहुँचा सके। अब देखिए एडवांटेज जो है इंडिया को वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड जो है वो ग्रो हो रही है। इंडिया जो है वो 6th इन द लिस्ट कंट्रीज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स है ना यहाँ पर, तो इसके वजह से क्या होगा, डिमांड अपने आप इंक्रीज होगी। उसी के साथ पॉपुलेशन जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रही है, तो उनको भी यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर है, हायर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए क्या है, इंडिया को एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है कि हम यहाँ पर हाँ 2022 तक जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है ना। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा खासा एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है, और बहुत सारी स्कीम्स भी हमें देखने को मिलती है ना। तो इसलिए यहाँ पर जैसे उदय हो गया है ना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम हो गई, जो ग्राम ज्योति योजना, तो बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की वो भी रन हो रही है, जिससे कि यहाँ पर पावर जो है वो दिया जा सके। अब देखिए डिस्कॉम जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज से जूझ रहा है। अब टेक्निकल लॉस मतलब क्या होता है, ये होता है जब पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर फ्लो में कुछ लीकेज हो रहा है, उसमें अगर लॉस हो रहा है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल लॉस। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं कमर्शियल लॉस है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी चोरी की जा रही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो यहाँ पर कमर्शियल लॉस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो डिस्कॉम देखोगे अगर आप, तो एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस से जूझ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। पैसा ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर कैसे हम प्रोवाइड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे इशू फेस किए जा रहे हैं पावर सेक्टर के द्वारा। सबसे पहले तो है पावर जनरेशन इशू, है ना, फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड एनर्जी जनरेशन, थर्मल पावर बेस्ड फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, नेचुरल गैस, डीजल, 80% कंट्री का जनरेशन जो है वो देख रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट जो इंडिया में ओल्ड है और इनएफिशिएंट है, कि वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। 80% उन पर हमारी एनर्जी डिपेंडेंट है, लेकिन वो इनएफिशिएंट है, काफ़ी पुराने हैं, तो हो ही नहीं पा रहा है। हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, यहाँ पर अगर आप देखोगे कोल जो है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्टेट रन कोल इंडिया, है ना, ये एक मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैग्नेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होता है, लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, जो लोग हैं वो हड़ताल कर देते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इशू, जैसा हमने यहाँ पर देखा है कि टेक्निकल लॉस, कमर्शियल लॉस, ये भी यहाँ पर डिस्कॉम के द्वारा फेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डिस्कॉम जो है वो यहाँ पर पावर जनरेटर्स को रेगुलरली पे नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कैश फ्लो प्रॉब्लम होने की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आ रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है डिस्कॉम के उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है, काफ़ी जो ड्यूज़ है वो पड़े हुए हैं, तो अब उनको अगर पैसा ही नहीं आएगा, कैश क्रंच होगा, तो कैसे वो अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या हम आगे कर सकते हैं, तो सब्सिडी रिफॉर्म जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर डायरेक्ट सब्सिडी पर एकड़ ऑफ लैंड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, मे बी कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉप इंश्योरेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक इंटीग्रेटेड जो सब्सिडी है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कुसुम स्कीम यहाँ पर स्टेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है सब्सिडी मॉडल एग्रीकल्चर में, कि वो फार्मर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं एंड वो वहाँ पर बेच भी सकते हैं, जिससे कि उनको एक्स्ट्रा फायदा हो जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर इफेक्टिव एनफोर्समेंट जो है, रैशनलाइजेशन ऑफ क्रॉस सब्सिडी, ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ना। और सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर 100% मीटरिंग, नेट मीटरिंग, स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर अगर हम ला लेते हैं तो जो चोरी है वो भी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, डिस्कॉम जो उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा।
है ना। तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स अगर हम लेकर आते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब इतना आपने लिया तो इस तरीके से दो, इतना आपने लिया उस तरीके से दो, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं गैस पाइपलाइन जो है कोची टू मैंगलुरु, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। शॉर्ट में हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिर्फ ये हमें देखने को मिलता है, तो आपको थोड़े फैक्ट जो है वो पता रहने चाहिए। यहाँ पर रिसेंटली प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, 450 किलोमीटर लॉन्ग है, 21 लाख पीएनजी कनेक्शन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये 3 यहाँ पर इन्वॉल्व है। 2 यहाँ पर जो लाइंस है वो देखने को मिल रही है। पाइपलाइन जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, डिलीवर करेगी फ्रॉम टर्मिनल कोची। यहाँ पर आप देख सकते हो कोची जो है वहाँ से डिलीवर करेगी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेचुरल गैस जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूज़ के लिए यहाँ पर दिया जा सके केरला और साउथ इंडिया में। ठीक है, ये साउथ इंडिया की फर्स्ट एलएनजी रिसीविंग, रीगैसिफिकेशन एंड रीलोडिंग टर्मिनल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी केरला में इसका विरोध जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इस तरीके की लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रही है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कोट्टानाड, ठीक है, पाइपलाइन अगर हम योजना देखते हैं तो इसके पूरे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर कुट्टानाड तक पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है। ये परियोजना का मुख्य जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना, कोट्टानाड। तो ये मुख्य जंक्शन है यहाँ पर। इसका लाभ अगर हम देखते हैं, फायदे अगर हम देखते हैं, पाइपलाइन से यहाँ पर राज्य में गैस की मांग जो है वर्तमान 60 मिलियन घन मीटर जो है, इससे बढ़कर 80 to 90 यहाँ पर मिलियन हो जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रिवर जो है चंद्रगिरी रिवर, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पैंसवी, जिसे चंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के केरल राज्य में, ठीक है, जिले में सबसे बड़ी नदी है। तो क्या होगा, ये आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक आरक्षित वन में घाट पहाड़ियों में होती है। ये केरल के कई शहरों में होती हुई अंत में कासरगोड शहर तक पहुंचती है, जहां अरब सागर में मिलती है। तो देखिए हमें क्या है, हमें यहाँ पर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो अरेबियन सी में मिलती है ना। तो अब चंद्रगिरी रिवर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया बताओ कि वेस्ट फ्लोइंग इसमें से कौन कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडियाज़ न्यू डील मूवमेंट। जैसा मैंने आपको कहा है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में जो भी चीज़ें हैं, प्रेडिक्शन वगैरह, हमको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। जब बजट में होगा तो अपने आप हम देख लेंगे। बेसिकली ये पूरे आर्टिकल में से के शेप्ड रिकवरी जो है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए अलग अलग शेप की रिकवरी होती है। ठीक है, एक होती है वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी मतलब बेसिकली क्या है, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो इकोनॉमी वो आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर सडनली कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो एकदम से नीचे चली गई। फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया तो फिर से यहाँ पर ऊपर उड़ गई, फिर यहाँ पर नॉर्मल हमारे पर्सपेक्टिव में चल रही है। तो ये हो गया वी शेप्ड रिकवरी, है ना। एक्टिविटी यहाँ पर जो रुक गई थी फिर से यहाँ पर अपने ट्रैक पर पहुँच गई है। फिर होती है यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड रिकवरी में क्या है, हमारी इकोनॉमी जो नॉर्मल चरण में चल रही है, फिर कुछ लॉकडाउन जैसी कुछ समस्या हो गई, एकदम से स्ट्रक डाउन हो गई, नीचे आ गई। फिर उसके बाद लॉकडाउन खुल गया, लेकिन क्या हुआ कि इकोनॉमी रिकवर्ड होने में थोड़ा टाइम लग गया, डिले हो गया। तो ये हो गया यू शेप्ड रिकवरी। फिर यहाँ पर टाइम पे फिर से चलने लग गई। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें स्वूश रिकवरी आती है। मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली वी शेप्ड रिकवरी से थोड़ी स्लोअर, लेकिन यू शेप्ड रिकवरी से फास्टर। मतलब यू शेप्ड रिकवरी और वी शेप्ड रिकवरी के बीच का, यहाँ पर बेसिकली वी शेप्ड हो रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से इंक्लाइंड हो रहा है। तो ये हो गया स्विश। फिर जेड अगर हम देखते हैं तो ये हमारी नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, फिर सडनली लॉकडाउन लग गया तो नीचे आ गई। फिर उसका लॉकडाउन अचानक से खुल गया तो एकदम लोगों ने खर्चा वर्चा करना शुरू कर दिया, एकदम ही जितनी चल रही थी उससे कहीं तेजी से बढ़ने लग गई। फिर उसके बाद लोगों का थोड़ा कंठ शांत हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी नीचे आ गई, फिर हमारे नॉर्मल इसमें चल रही है। इसको हम जेड शेप रिकवरी कहते हैं। फिर आती है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। मतलब क्या है कि हमारा इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है, लॉकडाउन लगाया गया, इकोनॉमी नीचे आ गई, फिर लॉकडाउन ओपन कर दिया गया, यहाँ पर जो है और ऊपर आने लग गई। फिर यहाँ पर सेकेंड वेव आ गया, लॉकडाउन लग गया, नीचे चला गया, फिर यहाँ पर लॉकडाउन खुल गया, फिर नॉर्मल रिकवरी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है एल शेप्ड रिकवरी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चल रही है, नीचे आ गई, फिर ये कभी उठ ही नहीं पाई, इसको हम कहते हैं एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी काफ़ी बुरा होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी कभी उठ ही नहीं पाती है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे इसमें तो के शेप्ड रिकवरी आया ही नहीं। के शेप्ड रिकवरी अगर आप देखोगे ना, तो वो बेसिकली क्या है कि
एक जो तबका है हमारे देश का वो अच्छा खासा ऊपर उठ रहा है और एक तबका जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये हम कहते हैं के शेप्ड रिकवरी। समझ रहे हो? मतलब इस तरीके का हमें देखने को मिलता है कि एक जो हमारा तबका है वो ऊपर जा रहा है, एक तबका जो है वो नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे डिफरेंट सेक्शन जो होती है इकोनॉमी की वो डिफरेंट रेट पर रिकवर कर रही है। मतलब अभी आप देखोगे तो जो मतलब जिनके पास अच्छी खासी सेविंग है ना, वो यहाँ पर ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिलेंगे, और उसी के साथ साथ जिनका जॉब लॉस हो गया है, ये सब हो गया है, तो वो नीचे जाते हुए दिखेंगे। मतलब समझ लीजिए ना, जो हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स थे वो कैसे बूम कर गए, तो यहाँ पर हमें वो ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, और बाकी अगर हम देखें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सब वो नीचे जाते हुए दिखे। तो इस तरीके से हमें के शेप्ड रिकवरी जो है वो देखने को मिलती है। मतलब बेसिकली क्या है, डिफरेंट सेक्शन जो है हमारे इकोनॉमी के वो अलग अलग रेट्स पर यहाँ पर चलते हैं, तो इसे हम कहते हैं के शेप्ड रिकवरी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर द हिंदू जो है उसका आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, फ्रंट सीट इन द इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप देखोगे तो ये वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर और जो ट्रैक्शन मोटर है प्रोपल्शन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें हुआ है, मेरी पीएचडी इसमें चल रही है, तो अगर मैं आपको इसमें डिटेल में बताना चाहूँ तो मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर तो मैं उसी पे ले सकता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल काम कैसे करेगी, है ना, उसमें क्या क्या काम करेगा, मतलब जो पिस्टन होता है वो किस तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पर चार्जेस जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर, है ना। तो मतलब किस तरीके से सोलार से किस से लेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डिटेल में 1-2 घंटे के लेक्चर में बता सकता हूँ। लेकिन हमें वही होता है यूपीएससी में खासकर, इतना सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है इस पर अगर आप फोकस करो तो अच्छे खासा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पीएचडी नहीं करनी है इस पर, ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो आप। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मे बी पावर्ड थ्रू सेल्फ कंटेन्ड बैटरी, सोलर पैनल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, यहाँ पर फ्यूल जो है टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके फ़ायदे क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, रैपिड अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगी तो रैपिड अर्बनाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। रूरल पॉपुलेशन जो है वो भी यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगी। हमने पहले आर्टिकल में देखा है कि जो जीडीपी में उसका जो एग्रीकल्चर है उसका बहुत कम है, और लोग जो है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में, तो हमें उसे नॉन फार्म सेक्टर में अगर डाइवर्ट कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, है ना। और उसी के साथ साथ जो हमारे कन्वेंशनल गाड़ियाँ हैं, ये धुआं ये सब छोड़ते हुए जो पार्टिकुलेट मैटर छोड़ रही है, इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उससे भी हम यहाँ पर लड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाय WHO, इंडिया इज होम टू 14 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर 20 अगर हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ देखते हैं तो उसमें से 14 सिटीज़ जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। अब ये क्यों हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, पोल्यूशन जो है वेहिकुलर पोल्यूशन ये भी काफ़ी बुरी तरीके का है, पार्टिकुलर मैटर बहुत बुरी तरीके से फैलते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है टू कवर 80% ऑफ इट ट्रांसपोर्ट फ्यूल। मतलब आप देखिए, इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जो ऑयल की इतनी डिमांड है, ऑयल इतना बढ़ रहा है, ऑयल के प्राइजेस इतने बढ़ रहे हैं, तो 80% अपना ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ जाते हैं तो ऑयल की डिमांड जो है सीधी नीचे चल जाएगी, सीधी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इनोवेशन अगर हम देखते हैं तो इनोवेशन में भी आप अगर देखोगे तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर इनकरेज करेगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एडाप्टेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सकती है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो हमें देखने को मिलता ही है। तो अगर आपको मेंस में आता है कि व्हाट आर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, है ना, और व्हाट आर इट्स चैलेंजेस, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सटीक रहने वाला है, इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर चैलेंजेस अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो देखिए स्टेबल पॉलिसी जो है ईवी प्रोडक्शन के लिए नहीं है। अगर आप देखोगे तो कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, स्टेबल पॉलिसी जो है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट है हमारा देश। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे R&D जो है काफ़ी कम है, वो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप समझ लीजिए जो ईवी इंडस्ट्री है उसमें जो बैटरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो उसके बारे में हमारे यहाँ पर कुछ अभी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुई है। हम बहुत ज़्यादा जो बैटरीज है उसके लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। कौन सी कंट्रीज़ पर है, जैसे कि चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, हम आगे देखने वाले हैं, है ना। तो उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम करनी पड़ेगी, यहाँ पर R&D जो है उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके का नहीं है। अगर आप देखोगे चार्जिंग कहाँ पर करोगे आप, है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम से भरपूर है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए अगर हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर करना है तो उसके लिए मिनरल जो है वो अवेलेबल नहीं है ना। उसी के साथ साथ जो स्किल्ड वर्कर्स है उसकी भी समस्या, उसकी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ईवी इंडस्ट्री जो फेस कर रही है ना। अभी अगर आप देखोगे टेस्ला जो है वो इंडिया में एंटर करने वाला है, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर लेकर आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आत्मनिर्भरता हमें देखना है, सप्लाई चेन साइड अगर हमें देखना है, तो हमें ये सारे लेवल्स पर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें हम रैंकिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बिजनेस यहाँ पर डेवलप हो गए हैं वो ठप बैठ रहे हैं, तो मतलब क्या है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कई सारे हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन से इनिशिएटिव्स है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर NEMMP ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है 2013 में, जिससे कि यहाँ पर नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी यहाँ पर हम कर सके हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्री में लाकर, जिसमें यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल दोनों यहाँ पर हमें हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड देखने को मिलेगी। फेम यहाँ पर हमें देखने को मिला, मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये 2015 में लॉन्च किया गया। तो अगर आपको बोला जाए फेम क्या है, मैं एग्जाम में पूछा भी गया था, यूपीएससी एग्जाम में 2016 या 17 में पूछा भी गया था फेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 फोकस एरिया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप चार्ज करोगे यार। लोगों ने खरीद ली, चार्ज ही करने के लिए स्टेशन नहीं है, अरे बाप रे, गाड़ियाँ बीच में बंद पड़ रही है, बीच में फेंकी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अगर हमें जाना है तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, है ना। अब इससे फायदे तो बहुत होने वाले हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, जो कार्बन इमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अब डोमेस्टिक एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली वायबल ऑप्शन तो है ही। इंडिया यहाँ पर ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर फाइन ट्यून और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब देखिए हमारे लिए इकोनॉमिकली ये वायबल है, क्योंकि ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा, तो इकोनॉमिकली हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो एनवायरमेंटली फैक्टर अगर हम देखें तो पार्टिकुलेट मैटर ये निकालेगा नहीं, पोल्यूशन ज़्यादा होगा नहीं, तो इससे तो बेनिफिट होने ही वाला है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी हो सकती है। अब यहाँ पर हमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी यहाँ पर स्विच करनी पड़ेगी फ्रॉम वेस्ट एशिया टू लैटिन अमेरिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया इंपोर्टेड 2 to 8.6 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर जो है वो यहाँ पर हमें बना देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो बैटरीज है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चीज़ें लगती है, उसके लिए हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो फेम 2 जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, फेम 2 वर्जन अगर आप देखोगे तो फेज 2 जो है फेम का, वो यहाँ पर ईवी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पुश कर रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स इसमें रहना चाहिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट यूज, सभी इसके लिए एनकरेजमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट क्रिएशन, डिमांड एग्रीगेशन के साथ, ठीक है। तो मतलब क्या है, बेसिकली ईवी इंडस्ट्री जो है उसका ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फेम 2 जो है इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा, इंसेंटिव्स अगर मिलेंगे तो बेनिफिट होगा ही। गवर्नमेंट ने 1.3 बिलियन इंसेंटिव्स के रूप में दिया हुआ इलेक्ट्रिक बसेस, 3 टायर्स एंड 4 व्हीलर के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, है ना। और अनदर 135 मिलियन जो है चार्जिंग स्टेशन के लिए दिया हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये जो पॉलिसी है, विजन है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रोड्स पर 2030 तक हमें देखने को मिले। क्लियर है? तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेन्स परस्पेक्टिव से। अब देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अगर डेवलप करना है तो हमें यहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो लाने पड़ेंगे। रिसोर्स रिच लैटिन अमेरिका जो है उसके साथ हमारा रिलेशन बिल्डअप करने पड़ेंगे। अब अगर आप देखोगे लैटिन अमेरिका फेमस लिथियम ट्रायंगल अगर आप देखो तो हमें ये वाला जो रीजन है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये वाला रीजन अगर आप देखोगे मतलब क्या है, बेसिकली अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना उसका ये वाला भाग, चिले का ये वाला पार्ट और बोलीविया का ये वाला पार्ट। तो बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना ये जो है ये काफ़ी रिच हमें देखने को मिलते हैं। लैटिन अमेरिका में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो अर्जेंटीना, चिल या फिर बोलीविया, इससे ही हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं हमारी डिप्लोमेसी,
है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो लैटिन अमेरिका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे कंट्रीज आपको पता रहना चाहिए लैंडलॉक्ड है या नहीं है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। एट प्रेजेंट इंडिया लिथियम आयन बैटरी डिमांड जो है किससे फुलफिल होती है, जैसे मैंने आपको कहा था चाइना, वियतनाम, हांगकांग, इनसे होती है। अब यहाँ पर हम स्विच कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ग्रोइंग एपेटाइट फॉर लिथियम आयन बैटरीज एंड लिथियम इंपोर्ट जो है ट्रिपल्ड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली इंडिया को बनना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे पॉलिसी इंटरवेंशन टू सपोर्ट बैटरीज मैन्युफैक्चरर बाय सप्लाइंग लिथियम एंड कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पर डोमेस्टिकली काफ़ी ग्रो हो सकता है, इंडिया को काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लिथियम अगर आप देखो तो ये ड्रग टू ट्रीट बायपोलर डिसऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो लिथियम अगर आप देखोगे तो सिर्फ हम यहाँ पर हमारे ईवी के लिए नहीं, तो हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायपोलर डिसीज जो उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लव्ड वन से अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप होती है, तो बायपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। करंटली इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, मैक्सिको, वेनेजुएला है ना। तो ये हमें क्रूड ऑयल इंक्लूड 14-20% इंडियाज टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन हमें शिफ्ट यहाँ पर फोकस करना है, ये वाले इसमें हमें फोकस करना है, ठीक है, ये वाले भाग में। अब देखिए यहाँ पर ईवी व्हीकल जो है क्या ये कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं, तो देखिए उसमें से निकलता तो नहीं है ना। मतलब जो भी जो पार्टिकुलेट मैटर है वो तो हम यहाँ पर रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो पार्टिकुलर मैटर व्हीकुलर इमिशन हमारे जो डीजल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, उससे ज़्यादा निकलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है सप्लाइड बाय बैटरी फ्यूल व्हीकल में होता है। बैटरी जो है वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन स्टोर करती है एनर्जी और फिर वो यहाँ पर ट्रांसफर करती है। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होता है कन्वेंशनल सोर्स से, मतलब कोल से, ये सारे इससे सोर्स से निकलता है। जो 10% है प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल सोर्स से। मतलब आप सोचिए 90% जो है, 90% हमारी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि समझ लीजिए इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, गाड़ी किस पर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही है। 90% हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कहाँ से हो रही है, कन्वेंशनल सोर्स, कोल, ये सब से, जहाँ से पोल्यूशन निकलता है। 10% जो है वो निकल रही है रिन्यूएबल एनर्जी से, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर स्टेशन बना भी देते हैं, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आते हैं, अगर हम उसके चार्जिंग स्टेशंस बना देते हैं, लेकिन इसको सप्लाई करने के लिए हम कन्वेंशनल सोर्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो पोल्यूशन तो निकल ही रहा है ना। तो इसीलिए हमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर हम ट्रूली सस्टेनेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अगर कोई भी आंसर लिख रहे हो तो समझ रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो है वो भी ज़रूर कीजिए। और कौन बनेगा है सीरीज़ अगर आप देखते होंगे MM Academy ऐप पर, तो उस पर हमारा जो बाकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।